नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं न्यूज ट्यूबर मुकेश हाजिर हुआ हूं प्रदेश भर की सभी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और शुरुआत होती है कोरोना अपडेट्स। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए, जिनमें 5 उधम सिंह नगर, 9 हरिद्वार, 3 पौड़ी गढ़वाल, 2 चमोली, 2 टिहरी, 9 नैनीताल, 1 पिथौरागढ़ और देहरादून से हैं। वहीं पौड़ी जिले में 3 कोरोना संक्रमितों में से एक पॉजिटिव रिपोर्ट उस शख्स की है जिसकी पीटली गांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में मौत हुई थी। इसके बाद मृतकों की संख्या 4 हो गई। उत्तराखंड में प्रवासियों के वापस लौटने के बाद से ही कोरोना ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। साथ ही चिंता भी बढ़ने लगी है। अब तक प्रदेश भर में 334 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 60 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 17,315 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,522 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं बात क्वारंटाइन की करें तो 17,450 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया है। ये इस हिसाब से दिन पर दिन यहाँ तक ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और अगली खबर है, प्रवासियों को लाने के लिए 2-3 दिन में जयपुर और दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मंगलवार को एक स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर त्रिवेंद्रम से हरिद्वार पहुंच रही है। वहीं पुणे से भी एक स्पेशल ट्रेन लाल कुआं के लिए रवाना हो चुकी है। प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रवासियों को लाने के लिए जयपुर से काठगोदाम और दिल्ली से हरिद्वार और काठगोदाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की कोशिश जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं बेहड़ी से उत्तराखंड और उत्तराखंड से मुजफ्फरनगर और बेहड़ी के लोगों को बसों से जाने व भेजने की योजना तैयार हो रही है। 26 से 28 मई तक देहरादून से फैजाबाद, गोरखपुर, रायबरेली के लगभग 5,044 प्रवासियों को भेजने की प्रक्रिया भी गतिमान है। जी हाँ, तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर प्रवासियों को किस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है और अपने प्रवासियों को लेके आया जा रहा है। और अगली खबर विकासनगर से है। प्रवासियों को क्वारंटाइन नियमों का पालन करवाने के लिए देहरादून जिले के विकासनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर की प्रधान रूपा देवी ने अनूठी पहल की है। इसके तहत क्वारंटाइन नियमों का पालन करने वालों को पुरस्कार के रूप में 1,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा क्वारंटाइन अवधि में प्रवासियों को खाने ठहरने का इंतजाम भी ग्राम प्रधान करेगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है। और वहीं दूसरी खबर आ रही है, सुविधा संपन्न जीवन के लिए पलायन करके प्रदेश से दूसरे राज्यों में गए कई प्रवासी वहां एक अदद स्मार्टफोन तक नहीं खरीद पाए। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौट रहे प्रवासी खुद सीमा पर बता रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश पहुंचे तकरीबन 30% प्रवासियों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की बारी आने पर उनके पास स्मार्टफोन न होने की जानकारी दी, जिससे उनकी निगरानी भी परेशानी का सबब बन गई। इससे पहले यह समस्या जमातियों के संबंध में भी आई थी। अधिकांश जमाती स्मार्टफोन पास न होने की बात कहकर आरोग्य सेतु ऐप की निगरानी से बच गए थे। हालांकि जमातियों की संख्या कम होने की वजह से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया और सभी को ट्रेस करने में कामयाब भी रही, लेकिन प्रवासियों के मामले में यह काम आसान होने वाला नहीं। जी हाँ, तो अगली खबर की तरफ देखिए क्या बता रही है। राज्य के शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने LT से प्रवक्ता पदों पर हुई पदोन्नति में विसंगतियां दूर करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि विसंगतियों को चलते कई योग्य शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा। शिक्षकों ने तबादला शून्य करने का भी विरोध जताया। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने की मांग की। तो रुक करेंगे हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि हल्द्वानी से है। जैसे ही रविवार रात 8 बजे शहर के क्वारंटाइन सेंटर में 55 मरीजों के पॉजिटिव होने की सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। देर रात तक इन सभी लोगों को STH में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने में टीम के पसीने छूट गए। 10 एम्बुलेंस का इंतजार कर टीम ने रात 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी संक्रमित मरीजों को भर्ती करवाया। महाराष्ट्र से 21 मई को ट्रेन ने हरिद्वार और फिर 15 बसों ने हल्द्वानी पहुंचे 350 लोगों को क्वारंटाइन किया। इसमें नैनीताल के अलावा अल्मोड़ा व बागेश्वर के जिले के लोग शामिल हैं। 23 मई की रात को 55 लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट देख स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन भी हरकत में आ गया। सभी औपचारिकता पूरी कर सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत, SP सिटी अमित श्रीवास्तव,
ARTO गुरुदेव सिंह समेत टीम मौजूद रही। तो 10 एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई। अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में जाकर संक्रमित लोगों को रात 3 बजे तक STH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इसके बाद टीम ने राहत की सांस ली। वहीं रविवार को फिर 33 लोग संक्रमित आ गए। इसमें अधिकांश लोग नैनीताल जिले के निवासी थे। शाम तक इन्हें भी STH में भर्ती कर दिया। इसी के साथ STH में भर्ती मरीजों की संख्या 147 हो चुकी है। इसमें नैनीताल जिले के अलावा उधमसिंह नगर और चंपावत के मरीज भी शामिल हैं। तो देखिए किस तरीके से कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है, पहाड़ से लेके तराई बहाबर तक हर जगह। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो है पौड़ी से। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहर से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के प्रति प्रशासन गंभीर नहीं। होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण करने पर आशा कार्यकर्ता स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र निर्गत कर रही है, जबकि आशा कार्यकर्ता के पास बुखार नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर तक की सुविधा नहीं है। संबंधित अधिकारी का कहना है कि होम क्वारंटाइन हो रहे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में आशा कार्यकर्ताओं को सही जानकारी दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागेश्वर से है। कपकोट में गरुड़ के करीब 2 दर्जन से अधिक प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें भोजन, चाय आदि ठीक से नहीं मिल रहा है, जबकि शारीरिक दूरी के मानक भी यहाँ तार-तार हो गए हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए अपने गृह क्षेत्र के विद्यालयों में क्वारंटाइन करने की मांग की है। महानगरों से प्रवासियों को लौटने का सिलसिला अभी जारी है, जिसके तहत जिला मुख्यालय के होटल, स्कूल आदि में प्रवासियों को ठहराया गया है। यहाँ स्थान कम होने से कपकोट क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और होटलों में अब उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से लोगों में थोड़ा सा ये भी है कि क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा पूर्ण रूप से नहीं है, तो उनका कहना है कि उनको उनके ही गाँव के स्कूलों में क्वारंटाइन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उन लोगों के लिए। तो हम लोग रुक करते हैं अपनी अगली खबर की, जो कि देहरादून से है। पिछले 2 महीने से सुस्त गति से चल रहे टिहरी जिले में DM मंगेश घिल्डियाल के आधे प्रशासनिक अमला भी एक्शन में आ गया है। DM ने मुनि की रेती पहुंचकर सभी होटल व्यवसायों के साथ बैठक की। इस दौरान ऋषिकेश के मुनि की रेती में ही प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की तैयारी पर चर्चा हुई। इसमें होटल व्यवसायों की मदद भी ली जाएगी, ऐसा उनका कहना है। ये भी अच्छी बात है। इसमें होटल व्यवसायों की मदद भी ली जा सकती है। जिस तरीके से सरकार हवाई यात्रा करके आ रहे हैं, उनके लिए 2 तरह की क्वारंटाइन फैसिलिटीज दे रहे हैं। एक तो पेड और दूसरा है आप संस्थागत क्वारंटाइन रहिए। तो ये होटलों के लिए एक फायदेमंद चीज़ ये रहेगी कि उनको होटलों में उनकी हेल्प से जो लोग अगर वहाँ क्वारंटाइन होते हैं तो कुछ उनका व्यवसाय भी हो। जी हाँ, तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। कोविड-19 में बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा के लिए सोमवार को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। CM को 10:15 बजे गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचना था, लेकिन वह तय समय से 15 मिनट पहले ही पहुंच गए। CM ने प्रवासियों को ठहराने के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया और कुछ प्रवासियों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद CM सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री को स्टेडियम से सीधे सर्किट हाउस के लिए निकलना था, लेकिन अचानक वह स्टेडियम की व्यवस्था का जायजा लेने लगे। हालांकि अधिकारियों ने पहले ही पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी। जी हाँ, तो किस तरीके से देखिए 15 मिनट पहले ही पहुंचे CM ने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सविन बंसल समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग मीटिंग कर पूरा ब्यौरा लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महामारी के पहले चरण में है, ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं समेत सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। सामूहिक प्रयास से ही इस महामारी से पार पाया जा सकता है। प्रवासियों के आगमन के साथ ही संक्रमितों के ग्राफ में अचानक से इजाफा हो गया। वर्तमान में प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमित नैनीताल जिले में ही है। वायुमंडल का अब कोई भी जिला कोरोना से मुक्त नहीं है। इसको लेकर CM ने कहा कि जांच सुविधा बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी तो अल्मोड़ा में भी लैब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ICMR को स्थिति से अवगत कराकर सेटअप तैयार कराया जाएगा। इसमें कई तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। हर पहलू को ध्यान में रखकर इसे स्थापित करने की कवायद की जाएगी। लॉकडाउन के कारण प्रदेश से बाहर फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को लाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन कर रही है। प्रवासियों को लाने के लिए बस और ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। बड़ी तादाद में प्रवासी लाए गए हैं और लाए भी जा रहे हैं। CM ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है।
सीएम रावत ने यह भी कहा कि प्रवासी को ठहराने में ग्राम प्रधानों का विशेष सहयोग मिल रहा है। गांव में क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था उन्होंने बखूबी संभाल रखी है। सीएम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। 500 डॉक्टरों की तैनाती के साथ सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। स्टाफ नर्सों की ट्रेनिंग भी करवाई गई है। सीएम ने कहा कि हर किसी को क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना है। बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, विधायक संजीव आर्य, नवीन दुमका आदि शामिल रहे। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ और इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुरुद्रपुर आगमन पर कांग्रेस ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। अम्बेडकर पार्क में पूर्व मंत्री तिलक राज बेहर और पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने नगर निगम के एमएनए जय भारत सिंह को हटाने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। नगर निगम में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद की अगुवाई में एमएनए को हटाने की मांग को लेकर पार्षदों ने धरना दिया। महानगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने जा रहे 10 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जनता इंटर कॉलेज के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए किस तरीके से ये रुद्रपुर में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हुए कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए हम अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। लॉकडाउन 4 में विदेश से भी प्रवासी उत्तराखंडियों की घर वापसी जारी है। अभी तक 24 देशों से 200 उत्तराखंडी वापस देश में आ चुके हैं। इन्हें विभिन्न स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया है। नेपाल से 29 मई को 295 और 30 मई को 385 भारतीय नागरिक उत्तराखंड के बनबसा से वापस आएंगे। वहीं चेन्नई से यात्रियों को लेकर ट्रेन रविवार रात हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। तिरुवनंतपुरम से यात्रियों को लेकर चली ट्रेन सोमवार को हरिद्वार पहुंच गई। अभी तक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 2,47,824 यात्रियों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 1,54,128 लोग वापस आ चुके हैं। जी हाँ, तो देखिए किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में लोगों का वापसी यहाँ पर अभी भी जारी है। और हम अगली खबर की तरफ अपना रुख करेंगे, जिसमें कोरोना काल में प्रदेश में पहले मोदी आरती और अब सुबोध आरती आने से राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दलों में के बीच इसको लेकर घमासान छिड़ गया है और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सार्वजनिक समारोह में मोदी आरती जारी करने को लेकर उठे विवाद के बीच मसूरी विधायक गणेश जोशी ने फिर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से में उनकी निजी आस्था है। यदि उन्हें मौका मिलेगा तो मंदिर बनवाकर वह मोदी की मूर्ति भी स्थापित करेंगे। मोदी आरती पर विपक्ष ने हमला व तेवरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कोरोना आपदा में काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बस निंदा करने में लगा हुआ है। जी हाँ, तो देखिए किस तरीके से अभी पक्ष और विपक्ष के बीच ये चीजें चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रवासियों का उत्तराखंड लौटने का सिलसिला जारी है। मुंबई में प्रवासियों को लेकर एक ट्रेन आ चुकी है, मगर अब भी 5,000 से अधिक प्रवासी वहां से लौटने के इंतजार में हैं। प्रवासी संगठनों के मुताबिक रेलवे की ओर से करीब 1400 प्रवासियों की लिस्ट मांगी गई थी, लेकिन इससे दोगुने लोगों ने आवेदन कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही एक और ट्रेन मुंबई से उत्तराखंड के लिए रवाना की जाएगी। मुंबई से बड़ी संख्या में होटल और अन्य कारोबार में उत्तराखंड के लोग काम करते हैं। कोरोना की वजह से मुंबई में होटल कारोबार बंद है। इसी कारण बड़ी संख्या में बेरोजगार हो चुके लोग अब घर वापसी चाहते हैं। इसके लिए हजारों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। इसमें उनकी मदद वहां प्रवासियों के संगठन भी कर रहे हैं। यहाँ तो देखिए किस तरीके से अभी भी रिवर्स पलायन जारी है मुंबई से या अन्य शहरों से। और 2 ट्रेनें ऑलरेडी आ चुकी हैं मुंबई से, बट अभी भी इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 5,000 लोग अभी भी वहाँ से लौटने के इंतजार में है कि कब हम उनको प्रदेश सरकार को उनकी याद आएगी और उनको लेके जाएंगे। हाँ, तो अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने मंडी समिति कर्मचारियों और आड़तियों की ओर से पीएम और सीएम राहत कोष के लिए जुटाई गई राहत राशि में चेक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपे। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जुटाई गई 3,52,100 रुपए की राशि और प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 58,400 रुपए के 2 चेक सौंपे। मुख्यमंत्री रावत ने मंडी की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पर्वतीय और मैदानी मंडी क्षेत्र में फल, सब्जी और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रही। किसी भी काश्तकार को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हल्द्वानी से खबर थी।
और अगली खबर रुद्रपुर से है। लॉकडाउन में 2 माह बाद पंतनगर देहरादून फ्लाइट सेवा शुरू हुई। सोमवार को देहरादून से 3 यात्री पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि 8 यात्रियों ने देहरादून के लिए उड़ान भरी। इसी दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बता दें कि क्वारंटाइन करने की व्यवस्था 2 तरीके की है। पहली, आप संस्थागत क्वारंटाइन हो सकते हैं, तथा दूसरी पेड क्वारंटाइन की भी व्यवस्था है, जिसमें होटल की सुविधा मुहैया कराई। तो इसी वजह से थोड़ा होटल व्यवसायों के लिए भी एक फायदा रहेगा कि कुछ तो लोग वहाँ पर क्वारंटाइन में आएंगे। जी हाँ, तो अगली खबर गुलरभोज उधमसिंह नगर से आ रही है। वार्ड नंबर 2 निवासी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तिलक राज गंभीर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की देर शाम काले रंग की कार में सवार व्यक्ति ने उनके आवास की ओर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जैसे ही वह घर से बाहर निकले, कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर चौकी प्रभारी कैलाशचंद नगर कोटी में पुलिस को फोर्स के मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली और मौके से 32 बोर की पिस्टल के साथ खोखे बरामद की। सूचना पर देर शाम थानाध्यक्ष गदरपुर जसविंदर सिंह ने भी मौका मुआयना किया। इसके बाद रविवार की देर रात अज्ञात बदमाश के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। और अगली खबर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान एक युवक को सड़क पर गिरा कर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो कनखल क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधिकारियों ने जांच कराने की भी बात कही है। रविवार की सुबह यह वीडियो वायरल हुआ। वीडियो भी उस वक्त वायरल हुआ जब शनिवार को पुलिस से जुड़े 2 प्रकरण सामने आए हैं। एक प्रकरण में मायापुर चौकी पुलिस पर एक युवक का हाथ तोड़ने का आरोप लगा था, तो दूसरा मामला सफाई कर्मी की पिटाई का था। अब रविवार को पुलिस की पिटाई से जुड़ा एक नया वीडियो वायरल होने पर पुलिस की परेशानी और बढ़ गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सरकारी जीप सवार 3 पुलिसकर्मी एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। एक पुलिस कर्मी ने तो हद ही पार कर दी जब युवक को सड़क पर गिराकर उसे पीटा। आला अफसरान तक जब यह वीडियो पहुंचा तब पुलिस हरकत में आ गई। सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने इस संबंध में बताया कि वीडियो की जांच करा रहे हैं, इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों ने स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों की आंतरिक परीक्षाओं का परिणाम छात्रों को पिछले सेमेस्टर में मिले औसत अंकों से तय करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में रविवार को संबंध सहायता प्राप्त महाविद्यालय प्राचार्य परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें शामिल सभी प्राचार्यों ने परीक्षा से संबंधित नियम तैयार कर गढ़वाल विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजा, जिसमें समस्याएं और सुझाव भी शामिल हैं। बैठक प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर E.A. बौड़ाई की अध्यक्षता में हुई। प्राचार्य परिषद के महासचिव एवं DAV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए फिलहाल कॉलेज में आंतरिक परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। MBB कॉलेज मसूरी के प्राचार्य डॉक्टर S.V. जोशी ने कहा कि ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा कराना संभव नहीं है, कॉलेज के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जी हाँ, तो देखिए किस तरीके से इस समय कॉलेज बोले कि आंतरिक परीक्षाओं का परिणाम सिर्फ औसत अंकों से ही तय हो, ये उन्होंने प्रस्ताव आगे फॉरवर्ड किया। तो चलिए अगली खबर की तरह हम लोग रुख करते हैं। बागेश्वर से आ रही है अगली खबर। बदहाल संचार सेवा से परेशान उपभोक्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का घेराव किया। वे ग्रामीण क्षेत्रों में बने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कहा कि पीडर घाटी में संचार सेवा पटरी से उतर गई है। उन्होंने नारेबाजी की और जल्द से जल्द सेवा दुरुस्त करने की मांग की। तो देखिए किस तरीके से इस समय गाँव में अलग अलग जगहों पर सेवाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं है। खासकर संचार सेवा आज की इतनी बड़ी ज़रूरत है कि लोग अपने रिश्तेदारों से या किसी अपने व्यक्ति से बात करने में सक्षम नहीं होगा अगर संचार सेवा दुरुस्त ना हो। तो चलिए अगली खबर की तरह हम लोग रुख करेंगे। नमामि गंगे परियोजना का आधा अधूरा कार्य लक्कड़ घाट के लोगों के लिए आफत बन गया है। बरसाती पानी की निकासी को पाइप बिछाने के बाद जिम्मेदार विभाग चैम्बर खुले ही छोड़कर चलता बना, जिससे खुले चैम्बर हादसे का सबब बन रहे हैं। कभी मवेशी तो कई लोग इसकी चपेट में आकर चोटिल हो रहे हैं। अगली खबर आ रही है। सिटकुल डेंसो चेक के पास शिव विहार कॉलोनी में एक युवती की हत्या कर शव को बोरे में सूटकेस में रखकर आरोपी फरार हो गया। युवती का शव बाथरूम में मिला। हाथ और पैर को बांधकर युवती को एक बोरे और सूटकेस में छिपाया गया था।
युवती के प्रेमी दोस्त पर हत्या का शक जताया जा रहा है। घटना के बाद से ही प्रेमी युवक के अलावा एक और अन्य युवती फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से शिवाजी नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली 23 वर्षीय युवती सोमन पुत्री राकेश बीते मार्च से ही सिटकुल की कंपनी में काम करने हरिद्वार सिटकुल आई थी। युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में किराए के कमरे में रहती थी। बीते रविवार की रात को युवती का शव कमरे के बाथरूम में मिला। घटना का पता तब चला जब दुकानदार युवती से पैसे लेने पर घर पहुंचा। दुर्गंध आने पर कमरे का ताला तोड़ा गया तो युवती का शव बाथरूम में मिला। हाथ और पैर बांधकर युवती के शव को बोरे में और सूटकेस में सारे छिपाने का प्रयास किया गया था। सोमवार की सुबह मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस सूत्रों की माने तो हत्या के बाद से सोनम के साथ रहने वाला युवक और पास में रहने वाली एक अन्य युवती फरार है। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। चिकित्सकों के मुताबिक पहले सिर में वार और फिर गला दबाकर हत्या की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अफसरशाही की निरंकुशता की कहानी सूबे में उतनी ही पुरानी है जितना अपना सूबा। अब तक आई सरकारों में कोई ऐसा नहीं रहा जिसके मंत्री इसके शिकार न हो। तमाम मंत्री सार्वजनिक मंचों से इसका इजहार करने से भी नहीं चूके हैं। इस बार तो मानो मन मानेपन की इंतहा ही होगी। 500 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित और इस वजह से निलंबित एक अधिकारी को गुपचुप तरीके से न केवल बहाल कर दिया गया बल्कि तैनाती भी दे दी गई। अफसरशाही की हिमाकत देखिए, इतने गंभीर और चर्चित मामले में विभागीय मंत्री का अनुमोदन तक नहीं लिया। मीडिया में खबर आई तो समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य हैरान रह गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इससे खासे खफा हुए। अफसर तो फिर से निलंबित हुआ ही। मुख्यमंत्री ने तत्काल मुख्य सचिव को मामले की जांच सौंप हिमाकत करने वालों के खिलाफ एक्शन के आदेश दे दिए। जी हाँ, तो अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। लॉकडाउन के चलते जमीन खरीदने बेचने का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सब रजिस्ट्रार दफ्तर में बेहद कम संख्या में लोग भूमि का बेनामा कराने के लिए पहुंच रहे। लॉकडाउन 4 में हरिद्वार तहसील में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में जमीनों के बेनाम करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जमीनों की कारोबार में काफी गिरावट आई है। लोगों की ओर से न तो जमीनों को बेचा ही जा रहा है और न ही खरीदने के लिए कोई दिलचस्पी ले रहा है। सब रजिस्ट्रार दफ्तर प्रथम और द्वितीय में जहां सामान्य दिनों में औसतन 50 पैमाने हो जाते हैं, वहां अब लॉकडाउन 4 में यह आंकड़ा महज 10 से 15 पर सिमट गया है, जिसमें सरकार को भी ज्यादा राजस्व नहीं मिल रहा। ध्यान दें कि लॉकडाउन का असर हर क्षेत्र में पड़ा है और खासकर जो ये क्षेत्र है जिसको जमीनी कारोबार का क्षेत्र बोला जाता है, उसमें तो सबसे अधिक इसका फर्क पड़ा है इस समय। तो चलिए अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे, जो कि रुड़की से आ रही है। जल संस्थान के पड़ाव स्थित ओवरहेड टैंक के आसपास मलबा पड़ा होने के साथ ही नगर निगम के टैंकर खड़े हैं। इस वजह से जल संस्थान के कर्मचारियों को पानी का वाल्व खोलने में दिक्कत आ रही है। इसे लेकर नगर आयुक्त को पत्र लिखा गया। सहायक अभियंता राजेश कुमार निर्वाल ने बताया कि पेयजल की समस्या के कारण वो पड़ाव गए थे। वहां उन्होंने देखा कि नगर निगम ने ओवरहेड टैंक के आसपास मलबा फेंका हुआ। इसके अलावा पानी व स्प्रे करने वाले टैंकर और मशीन भी वहीं खड़ी है। इस वजह से कर्मचारी को वाल्व खोलने में परेशानी हो रही है। वहीं इस वजह से ओवरहेड टैंक के आसपास मरम्मत कार्य करने के दौरान भी दिक्कत आई। उन्होंने बताया कि ओवरहेड टैंक के आसपास से मलबा, टैंकर और मशीन हटवाने को लेकर नगर आयुक्त नुपुर वर्मा को पत्र भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि लॉकडाउन में बिजली चोरी की मौज आ गई है। इससे रिलेटेड है। कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। नतीजतन शहर से लेकर देहात क्षेत्र में एक दिन में 10 से 12 ट्रांसफर छूट जा रहे हैं। इसे लेकर अफसर भी परेशान है। एमडी ने नाराजगी जताते हुए रुड़की मंडल के अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने का प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। तो देखिए किस तरीके से इस समय चोरों के मजे आ रखे हैं, बिजली की चोरी हो रही है। और अगली खबर ऋषिकेश से आ रही है, जिसके अनुसार जहां प्रथम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर लोगों की जिंदगी बचाने की जंग में जुटे हैं, वहीं इससे इतर भी कई लोग लॉकडाउन का सदुपयोग कर मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के पौड़ी जनपद स्थित मंगलिया गांव के युवाओं और महिलाओं ने कर दिखाया। उन्होंने पिछले 1.5 महीने में श्रमदान कर 2 किलोमीटर सड़क खुद के बूते बना डाली है। यमकेश्वर प्रखंड का मंगलिया गांव अभी भी पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। लॉकडाउन में गांव के युवा और महिलाएं घरों में खाली बैठे थे। युवा मंगल
संगठन ने स्वयं गांव तक पहुंचने वाली पैदल रास्ते को मोटर मार्ग में बदलने का संकल्प लिया और लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए शारीरिक दूरी का पालन कर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। युवाओं का यह प्रयास रंग लाया। कुछ दिन बाद ही महिला मंगल दल ने भी युवाओं की इस मुहिम में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए किस तरीके से आज भी कई गांव ऐसे हैं जो पानी और सड़क के लिए तरसते हैं। तो इस गांव ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर दी कि यहाँ पर लॉकडाउन में ग्रामीणों अपने ही बूते ही सड़क बना डाली। जी हाँ, और जो कि 1.5 महीने के अंदर 2 किलोमीटर की सड़क इन लोगों ने यहाँ पर बना दी। हाँ, तो चलिए हम अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जो कि पुरोला से है। तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छाड़ा गांव इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहा है। पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोत से पानी ढोने को मजबूर है। इसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो देखिए किस तरीके से अभी भी मैंने जैसे बोला कि कई गाँव ऐसे हैं, तो उनमें से एक गाँव ये भी है। और अगली खबर पे हम लोग रुक करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गढ़वाली में पत्र लिखकर उत्तराखंड लौटे सभी प्रवासियों को प्रदेश के विकास में सहयोग की अपील की। उन्होंने प्रवासियों से रोजगार को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में उत्तराखंड प्रवासी अपने राज्य वापस आ रहे हैं। हमारे सभी प्रवासियों ने राज्य से बाहर रहकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पलायन के बावजूद भी उत्तराखंड प्रवासी राज्य के लिए अपना समय समय पर योगदान देते रहे हैं। जो प्रवासी भी अपने राज्य वापस आ रहे हैं, सरकार उनके रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए नीति निर्धारित कर व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर है। उन्होंने गढ़वाली संदेश में कहा कि ग्राम विकास, पर्यावरण, कृषि, जल, जंगल, जमीन, पर्यटन, तीर्थाटन, साहसिक पर्यटन आदि अनेकों संसाधन का दोहन करके हम स्वरोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। इस वक्त प्रवासियों को रोजगार दिलाए जाने में अनेकों विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूह एवं अन्य संगठनों के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। प्रवासियों द्वारा अनेकों प्रदेशों में उनके द्वारा किए गए अनुभव व उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक प्रदान होगा। उन्होंने प्रवासियों को क्वारंटाइन में रहकर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। जी हाँ, तो देखिए किस तरीके से इस समय प्रदेश सरकार आने वाले प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजनाओं तो काफ़ी जोर दे रही है और चाहती है कि जितने भी प्रवासी आ रहे हैं वो सब के सब उत्तराखंड में ही रहकर कुछ ना कुछ स्वरोजगार अपनाएं, कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर बने। तो देखते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उसमें कितनी चीज़ें धरातल पर खरी उतरती हैं या नहीं। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी पहल की जा रही है। तो ये अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में मिलने वाले दुर्लभ व मेडिसिन गुणों से युक्त वनस्पतियों का पूरा डाटा वन अनुसंधान केंद्र ने अब दस्तावेजों में शामिल कर लिया है। कुल 1145 प्रजातियों का डाटा तैयार किया गया है। इसमें 46 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ उत्तराखंड में मिलती हैं, इसलिए इन्हें बचाना बेहद जरूरी है। वहीं खास बात यह है कि अब चिन्हित की गई प्रजातियों की हर साल अप्रैल में रिपोर्ट तैयार होगी, जिससे पता चलेगा कि यह घटी है या फिर बढ़ी है। जैसे कि बाघ, गुलदार व हाथी की तरह एक तरह से वनस्पतियों को भी लेकर भी जवाबदेही तय हो जाएगी। संरक्षण व संवर्धन के लिए यह रिपोर्ट बेहद कारगर साबित होगी। जी हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है। और ये खबर आ रही है काशीपुर से। पहाड़ों पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए IIM काशीपुर की फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ने साहस व सक्षम नाम से 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इसके तहत इच्छुक युवाओं से आवेदन मांगे गए। लॉकडाउन के चलते काफी संख्या में अपने घरों को लौटे प्रवासियों के लिए भी स्टार्टअप शुरू करने का यह शानदार मौका है। तो टीम पहले से ही आवेदन की अंतिम तिथि 25 रखी गई थी, लेकिन हजारों युवाओं के रिवर्स पलायन को देखते हुए अब अंतिम तिथि 15 जून करने पर सहमति बनाई गई। फीड टीम के डायरेक्टर सफल बत्रा ने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद 350 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 60 से ज्यादा आवेदनों के साथ देहरादून अव्वल नंबर पर है। इनमें कृषि आधारित स्टार्टअप आइडिया अच्छे हैं। IIM की रिसर्च के अनुसार 15 दिन पहले तक 70,000 से ज्यादा लोग अपने गांव की ओर लौट चुके हैं। ऐसे में आवेदनों की संख्या भी बढ़ेगी। और फीड टीम के डायरेक्टर सफल बत्रा के अनुसार आवेदन निःशुल्क है और इच्छुक युवा को सिर्फ feed.in में जाना है और वहां पर दोनों प्रोग्रामों में अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करना है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकने वाले युवाओं के लिए वेबसाइट पर दिए नंबर पर फोन करने पर फॉर्म यहीं से भरने की सुविधा भी दी गई है। तो बेस्ट 50 स्टार्टअप चुने जाएंगे। यहाँ ये बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है, जिसमें युवाओं के लिए एक स्टार्टअप नया
आइडियाज़ को अपना वहाँ पर जो भी उनके दिमाग में है कुछ डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको वो आगे वहाँ पर IIM काशीपुर में भर सकते हैं और हो सकता है उनका जो आइडिया है वो टॉप 50 में आ जाए और उनका भी भाग्य आगे चमक जाए। तो चलिए इसी के साथ आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं और हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे प्रदेश भर के कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।